नमस्कार, स्वागत है आपका झकास स्पोर्ट्स में। भारत एक ऐसा देश है जहां हर तरह का खेल खेला जाता है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी या फिर खो खो हो। हर एक खेल को खेलने का अलग ही आनंद है। हम हर किसी खेल के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम खो खो को कितना जानते हैं, आज ये ही जानेंगे। बच्चों के टैग खेल की तरह ही खो खो एक पारंपरिक भारतीय खेल है जो हजारों सालों से किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रहा है। हालांकि खो खो खेल की शुरुआत कब हुई इसे बता पाना कठिन है। ऐसा माना जाता है कि इस खेल के कुछ पहलुओं का उल्लेख प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत में वर्णित चक्रव्यूह में रहा है। महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो हस्तिनापुर राज सिंहासन के लिए दो चचेरे भाइयों कौरव और पांडवों के बीच भीषण युद्ध पर आधारित है। इस महाकाव्य में पांडव नायक हैं और कौरव विरोधी हैं। इसका मुख्य कथानक 18 दिनों तक चलने वाले युद्ध के इर्द गिर्द घूमता है। युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य, जो पांडवों और कौरवों दोनों के युद्ध शिक्षक थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में वह स्वयं कौरव की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, उन्होंने चक्रव्यूह तैयार किया जो बेहद घातक व लगभग अभेद युद्ध व्यूह रचना थी। चक्रव्यूह ऐसी रचना थी जिससे पांडव की पराजय बिल्कुल निश्चित थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल परीक्षकों के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। संयोग से इस चक्रव्यूह की रचना करने वाले गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही रखा गया है। दरअसल पांचों पांडवों में से सिर्फ अर्जुन ही चक्रव्यूह को भेदना जानते थे, जबकि बाकी सभी चार भाई इस व्यूह को तोड़ना नहीं जानते थे। अर्जुन की गैर मौजूदगी में अर्जुन के युवा पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने का निश्चय किया। हालांकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह का भेदना पता था, लेकिन उसे इससे निकलना नहीं आता था। चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने बड़े ही आक्रामक अंदाज में प्रवेश किया, लेकिन केंद्र में उस अकेले के सामने कई महारथी थे जहां उसकी हत्या हो जाती है। लेकिन पांडवों के लिए चक्रव्यूह तोड़कर अभिमन्यु ने युद्ध का पलड़ा उनकी ओर मोड़ दिया। कहा जाता है कि चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अपनाई गई अभिमन्यु से लड़ने की शैली रिंग प्ले की अवधारणा से काफी मिलती जुलती थी, जो खो खो के खेल में रक्षात्मक रणनीति का अहम हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि खो खो की उत्पत्ति भारत के महाराष्ट्र राज्य में हुई थी और प्राचीन काल में इसे रथों पर खेला जाता था और इसे रथेरा कहा जाता था। खो खो के वर्तमान संस्करण में इसे पैदल व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है। इसकी उत्पत्ति 1914 में हुए प्रथम विश्व युद्ध के समय की मानी जाती है। पुणे के ढेक्कन जिमखाना क्लब में सबसे पहले खो खो के लिए औपचारिक नियम और कानून बने। इसने खेल को आकार दिया। कबड्डी और मलखम्ब जैसे अन्य स्वदेशी भारतीय खेलों के साथ खो खो का प्रदर्शन 1936 के बर्लिन ओलंपिक के दौरान किया गया था। पहली बार अखिल भारतीय खो खो चैंपियनशिप 1959 से 60 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित की गई थी, जबकि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1960 से 61 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में खेली गई थी। खो खो को नई दिल्ली में हुए 1982 के एशियाई खेलों के दौरान प्रदर्शनी गेम के तौर पर पेश किया गया था और 1996 में कोलकाता में पहली बार एशियाई चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। ये गुवाहाटी में दक्षिण एशियाई खेल 2016 में मेडल गेम के तौर पर शामिल किया गया था। टैग खेल की तरह खो खो का उद्देश्य एक प्रतियोगी को टैग करना या उसका शिकार करना और अंक अर्जित करना होता है। हालांकि इस खेल में बड़े नियम हैं, जबकि ये पूरे मैदान में खेले जाने वाला गेम है। वहीं सीनियर स्तर पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खो खो मैच छोटे से ब्रेक के साथ दो पारियों के बीच बटे हुए हैं। प्रत्येक पारी में 2 टर्न होते हैं जो 9 मिनट तक खेली जाती है। इसमें टीमें पीछा और बचाव करती हैं। 2 पारियों के अंत में सबसे अधिक अंक वाली टीम मैच जीत जाती है। यदि मैच के अंत में दोनों टीमों के अंक बराबर होते हैं तो विजेता का फैसला करने के लिए अतिरिक्त पारी खेली जाती है। इसके बावजूद भी यदि कोई निश्चित विजेता नहीं होता है तो दोनों टीमें एक एक टर्न लेती हैं और कम से कम समय में एक अंक जीतने वाली टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है। प्रतिस्पर्धी खो खो खेल का मैदान आयताकार
होता है, जिसका माप 27 मीटर इंटू 16 मीटर होता है। दो 27 मीटर की रेखाएं साइड लाइंस कहलाती हैं, जबकि दो 16 मीटर की ड्यूब रेखा एंड लाइंस कहलाती हैं। दो एंड लाइंस के समानार्थ 1.5 मीटर की दूरी पर क्षेत्र के दोनों सिरों पर दो छोटे आयताकार क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए दो रेखाएं खींची जाती हैं, जिन्हें फ्री जोन कहा जाता है। दो फ्री जोन के भीतरी किनारे के बीच में दो पोल्स 120 से 25 सेमी लंबाई और 9 से 10 सेमी वायर्स जमीन पर लंबवत लगाए जाते हैं। एक छोटी गली जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर होती है, साइड लाइंस में समानार्थ दो पोल के निचले हिस्से को जोड़ती हैं और ये केंद्रीय लेन कहलाती हैं। दो मुक्त क्षेत्रों के बीच ये क्षेत्र को फिर 8 और लेन से विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्रॉस लेन कहा जाता है, जिन्हें एक दूसरे से समान दूरी और एंड लाइंस में के समानार्थ खींचा जाता है। क्रॉस लेन 35 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। खो खो मैच की शुरुआत सिक्का उछालने से होती है। विजेता कप्तान अपने हाथों को ऊपर रखता है और अपनी तर्जनी को ये तो केंद्रीय रेखा की ओर इशारा करता है, जिसका मतलब चेज करना होता है, जबकि साइड लाइंस का इशारा करके डिफेंस करने का संकेत देते हैं। चेज करने वाली टीम, जिसमें 9 खिलाड़ी शामिल होते हैं, चेज करने के लिए मैदान में उतरती है। वहीं 8 खिलाड़ी बैठ जाते हैं, जो 8 छोटे छोटे आयतों में होते हैं, जो सेंट्रल और क्रॉस लेन से बनते हैं। बता दें कि लगातार चेज करने वाले एक ही दिशा में नहीं जा सकते हैं और उसे साइड लाइंस के अपोजिट में पोजीशन लेना होता है। 9वें चेजर को अटैकर या एक्टिव चेजर कहते हैं, जो मैच का आगाज फ्री जोन से करता है। सभी खो खो टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 3 का इस्तेमाल सब्स्टिट्यूट के रूप में होता है। एक्टिव चेजर इन तीनों डिफेंडर में से किसी एक को टैग करने यानी छूना होता है। चेज के दौरान चेजर का मूवमेंट भी निश्चित होता है। चेजर जिस दिशा में पहला स्टेप बढ़ाता है, उसे उसी दिशा में दौड़ लगाना होता है। डिफेंडर को चेज करने के दौरान सेंट्रल लेन को क्रॉस नहीं करना होता है। यदि चेजर अपनी दिशा को बदलना चाहता है या सेंट्रल लाइन के हाफ को क्रॉस करने के लिए पहले फ्री जोन में जाना होता है, तो वह पोल को टच करने के बाद दिशा बदलकर गेम को और दिलचस्प बनाना जारी रख सकता है। हालांकि वह अपने साथ ही गैर एक्टिव चेजर को खो खो बोलते हुए टैग करके उन्हें चेज की जिम्मेदारी देता है। जैसे ही चेजर अपने साथी को खो खो बोलता है कि वह चेजर एक्टिव हो जाता है, जबकि एक्टिव चेजर इनएक्टिव हो जाता है और वो खो बोलकर उसकी जगह बैठ जाता है। सामान्य रूप से खो तब दिया जाता है जब डिफेंडर सेंट्रल लेन के आखिरी छोर को क्रॉस कर जाता है। इसलिए किसी भी चेजर को टैगिंग का तब सामना करना पड़ता है जब चेजर कोर्ट की दिशा में होता है। टैग या खो कंधे और कमर के बीच में ही सामान्य रूप से मानी जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो टीमों को अवैध रूप हर्जाना देना होता है। जब चेजर द्वारा डिफेंडर टच कर लिया जाता है, तब चेजिंग टीम अंक जीतने में सफल होती थी। डिफेंडिंग टीम के जब 3 डिफेंडर आउट हो जाते हैं, तब उन्हें 3 डिफेंडर फौरन से खेल में शामिल करने होते हैं। एक टर्न के दौरान 3 डिफेंडर के हर ग्रुप को सीक्वेंस बनाए रखना होता है। आखिरी बैच डिफेंडर बैच को टैग करने वाला अटैकर चेज जारी नहीं रख सकता है, इसलिए उन्हें अपने साथियों को खो या टैग करना होता है, जिससे नए बैच का डिफेंडर गेम में शामिल हो सके। परंपरागत रूप से टीमें अपने सर्वश्रेष्ठ 3 डिफेंडर को सबसे पहले मैच में डिफेंस में उतारती हैं। 9 मिनट के बाद चेज करने वाली टीम डिफेंड करने वाली टीम बन जाती है और पारी का दूसरा टर्न खेला जाता है। यही क्रम अन्य पारी में भी दोहराया जाता है और सबसे अधिक अंक वाली टीम जीत जाती है। हालांकि चेज करने वाली टीम का कप्तान अपनी पहली पारी को समय से पहले समाप्त कर सकता है,
जैसे क्रिकेट में पारी घोषित कर दी जाती है, बस उन्हें 9 से अधिक अंक चाहिए होते हैं। दूसरी पारी में कप्तान कभी भी टर्न खत्म कर सकता है। साथ ही क्रिकेट की तरह ही इसमें भी फॉलो ऑन होता है। खो खो में पहले चेज करने वाली टीम के पास पहली पारी में 6 या 8 अंक से अधिक बढ़त होने पर अपने विपक्षी टीम पर फॉलो ऑन लागू करने का विकल्प होता है। यदि एक फॉलो ऑन लागू किया जाता है तो पिछड़ने वाली टीम दूसरी पारी में पहले चेज करती है और जिस टीम के फॉलो ऑन को लागू किया है वह अपने चेज करने की बारी ले सकती है। यदि विपक्षी टीम पिछले अंक की भरपाई करने में सफल होती है तो फुटबॉल की तरह खो खो में भी पीला या लाल कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड तब दिया जाता है जब खिलाड़ी का व्यवहार अच्छा ना हो या अत्यधिक आक्रामक टैकल करता हो या कई अन्य तकनीकी गड़बड़ी करने पर कार्ड दिया जाता है। पीला कार्ड पहली सावधानी है और एक मैच में 2 पीले कार्ड का मतलब है कि खिलाड़ी को शेष मैच और किसी विशेष टूर्नामेंट के अगले मैच से बाहर बैठना होगा। एक टूर्नामेंट के अलग अलग मैचों में 2 पीला कार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को अगला मैच नहीं खेलने के लिए मजबूर कर देंगे, जबकि सीधा लाल कार्ड पाने वाले खिलाड़ी को जारी मैच और टूर्नामेंट के अगले मैच से निलंबित कर दिया जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।